तो सबसे पहले एंजाइम्स जो हैं वो होते क्या हैं, अगर देखा जाए तो आप इन्हें डिफाइन करते हो एज बायोकैटालिस्ट्स। कैटालिस्ट आपने पढ़ा है कि कैटालिस्ट एक ऐसा आपका सब्सटेंस होगा जो केमिकल रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देगा, उसका रेट, यानी केमिकल रिएक्शन जो हो रही थी उसको स्पीड अप कर देगा, उसके रेट को इंक्रीज कर देगा, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो एंजाइम्स क्योंकि ये हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली हमारी बॉडी में हो रहा है, तो इसको हम बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। इसमें जो आपने याद रखना है, एक तो टर्म एंजाइम ये कौन ने दी थी, जो भी इसको प्रोनाउंस करें, और समनर ने क्रिस्टलाइज किया था यूरिएज एंजाइम को, फर्स्ट एंजाइम था जो कि क्रिस्टलाइज किया गया था। ये वाली दो चीज़ें एटलीस्ट याद रखें। उसके अलावा जो एंजाइम होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने ये चीज़ें पहले भी कई बार डिस्कस की कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट सम एंजाइम्स। इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे हमने जब आरएनए वगैरह पढ़ा था तो कुछ थे तब क्लास में, तो हमने कहा था कि उसके अंदर जो है एंजाइम एक्टिविटी भी होती है, उसी को हम राइबोजाइम हमने कहा था जो आरएनए का जब हम पढ़ रहे थे। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम या कुछ और भी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम हो सकते हैं। तो ये जो नाम है आपने याद रखना है राइबोजाइम, कि ये जो है ये एक नॉन प्रोटीन है, बाकी जितने भी एंजाइम है वो सबके सब प्रोटीन होते हैं। ये एक आरएनए है, आप ये कहोगे राइबोजाइम का। उसके अलावा जो हमारा एंजाइम है उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने कहा प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स में हमने कहा था कि जब पढ़ रहे थे कि प्रोटीन फोल्ड्स होती हैं और फोल्ड होकर के वो 3D स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो प्रोटीन फंक्शनल सिर्फ तब होती हैं जब वो 3D स्ट्रक्चर बना, जो अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं, जब हमने पूरा वो फोल्डिंग वगैरह देखा था। तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो भी यूजुअली आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दिखती हैं, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जब हम पढ़ रहे थे हमने कहा था दो टाइप की होती हैं, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। और जो ग्लोब्यूलर है जैसे नाम बता रहा है थोड़ा स्फेरिकल टाइप की होंगी, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं जब वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं 3D टाइप का, तो उसमें कुछ आप कह सकते हो कि सर्विसेज होते हैं जहां पर एंजाइम के साथ आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और केमिकल रिएक्शन होगी, जिसको हम आगे देखेंगे एक्टिव साइट वगैरह करके। अभी एंजाइम का ये देख लें कि एंजाइम जो है या तो वो अकेला प्रोटीन हो सकता है या कुछ केसेस में उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे अगर आपका एंजाइम जो है उसके लिए हम होलो एंजाइम टर्म यूज करते हैं, अगर हम कंप्लीट एंजाइम की बात कर रहे हों। तो अगर आपका जो एंजाइम है उसके साथ कोई और मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको आप कंजुगेटेड एंजाइम भी बोल सकते हो। अगर हम कंप्लीट एंजाइम की बात करें तो हम बोलते हैं उसको होलो एंजाइम या कंजुगेटेड एंजाइम बोल सकते हैं, और उसके अंदर एक आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होगा और एक प्रोटीन पार्ट हो सकता है। जो आपका प्रोटीन पार्ट है उसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो एपो एंजाइम। सो दिस इज द प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, और आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको आप बोलोगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आ गया नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है। तो हमने कहा कि होलो एंजाइम इसको आप कंजुगेटेड एंजाइम भी बोल सकते हो, और एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको एपो एंजाइम बोलोगे, और जो उसके साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर बोलोगे। अब जो आपका कोफैक्टर है वो या तो कोई मेटल का आयन हो सकता है या फिर कोई स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर आपका जो कोफैक्टर है यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोई मेटल का आयन है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो उसको आप मेटालो प्रोटीन बोल सकते, मेटालो एंजाइम बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मेटल है तो मेटालो एंजाइम कह सकते हो आप उसको। और अगर आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के साथ में टाइटली जो है जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी काफी ज्यादा टाइटली बॉन्ड है और हमेशा एंजाइम के साथ ही रहता है, तो उस वाले केस में आप उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बोलोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो लूजली जुड़ा हुआ है एंजाइम के साथ तो आप उसको बोलोगे को एंजाइम। तो मतलब ये हुआ कि आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम जो हैं ये भी को फैक्टर ही होते हैं। बट ये कौन से को फैक्टर हैं, एक तो जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये चीज, और दूसरा वो
एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े हुए हैं या लूजली जुड़े हुए हैं, उसी के बेस के ऊपर उन्हें हम प्रोस्थेटिक या कोएंजाइम में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये एक सिंपल सा टेबल है जिसको आपने रट्टा मार के रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी चाहे आपको समझ ना भी आई हो तो आप इसको बाद में अच्छे से देख लोगे। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो ताकि इजीली बाद में आप इसको जो है देख पाओ। अब जो एंजाइम है, अगर उसके साथ में कोफैक्टर नहीं है तो वो अपना काम नहीं कर सकता। कोई भी आपका अगर एंजाइम है तो इसमें एक जगह जिसको आप बोलते हो एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो है वो जगह है जहां पर आपका सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। तो एक्टिव साइट क्या है? रीजन वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स, जहां पर आपका सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। अब जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है ये आप जानते ही हो कि सबस्ट्रेट आपका वो वाला सब्सटेंस है जिसके ऊपर जो एंजाइम है वो आकर के एक्ट करेगा। जैसे आप रिएक्शंस पढ़ते हो तो रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स वगैरह हो गए जिनके ऊपर आकर के आपका एंजाइम काम करने वाला है उसको आप बोलते हो सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के ऊपर जहां पर बाइंड करेगा उस वाली साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, या इसको आप सिंपल कह सकते हो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो है वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट का दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो, और ये नीचे प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अगर आप देखो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। और आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में पढ़ते हो कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है या जिसको आप एक्सोथर्मिक भी बोलते हो, कि अगर जो आपकी सबस्ट्रेट है उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है इट इज हैविंग लोअर एनर्जी देन सबस्ट्रेट, तब आपकी जो रिएक्शन है वो होती है कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप जो है अगर नोटबुक है तो लिख भी लें ये चीज कि अगर एनर्जी डिफरेंस की हम बात करें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, कि अगर आपके सबस्ट्रेट की जो और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस है वो इस तरह से है कि आपका जो सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट उनका ये है कि सबस्ट्रेट जो है उसकी हाई एनर्जी है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो आपका जो रिएक्शन है वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट की ज्यादा हो एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट तो एंडोथर्मिक। एक याद रखोगे दूसरी खुद याद रहेगी। तो सबस्ट्रेट की अगर ज्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट से तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब एनर्जी रिलीज हो। और दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। यू डो नॉट नीड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू हैपन। और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपके पास नोटबुक है तो ये वाले वर्ड्स आपको लिखने चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद हो सकती है। और दूसरी आ गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के जो आपकी रिएक्शन है वो होगी, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी लेवल है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा होती है। और अब आप इस चीज का यहाँ पर ध्यान दो कि जो हमने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो सकती हैं बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के भी, लेकिन उनका जो रेट है वो काफी ज्यादा कम होता है। यानी अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हो होंगी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक वाली, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट में होंगी। फिर भी उनको कुछ ऐसी एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा कि वो वहां से जो है रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। तो ये जो आपको यहाँ पर सबस्ट्रेट का दिया हुआ है, देन ऊपर ये ट्रांजिशन स्टेट जो लिखा हुआ है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ऐसी स्टेट होती है कि जब आपका जो से के रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड कर सके। ये आप सिंपल समझ लो कि आपको पहले जो सबस्ट्रेट वगैरह का हम पहले बात कर रहे थे एंजाइम का, आपने पहले उसको उस लेवल तक पहुंचाना होगा, इतनी कुछ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जा करके रिएक्शन स्टार्ट हो पाए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उस रिएक्शन को होने के लिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी है जिसको आपने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, और जब वो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो वो एक ऐसी स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा जिसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट ऐसी है कि अब जाकर के रिएक्शन जो है अकर हो सकती है। जैसे इसको आप यूं अगर समझ लें कि जैसे आप जब ताला और चाबी की बात करो, जब आप लॉक को खोलते हो
की जो है उसको प्रेस करते हो, तो एक ऐसा टाइम आता है जब आप पहले तो कोई इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता जब आप की को प्रेस कर रहे हो, तो जब आप वो एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि हाँ अब लॉक खुलने वाला है एक ऐसे पॉइंट पे, तो वही आप कह लो ट्रांजिशन स्टेट को भी आप उसी से जो है कंपेयर कर सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए आपने जो एनर्जी दी उसको आपने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद आपकी रिएक्शन अकर करेगी। अब जो एंजाइम्स हैं वो करते क्या हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको कम कर देते हैं। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि अगर इन दो वाली डायग्राम्स में आप देखो, जो पहला दिया हुआ है ट्रांजिशन स्टेट वो है विदाउट एंजाइम के, एंजाइम के बिना अगर रिएक्शन होती तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आप यहाँ पर जो रेड में लाइन दिखाई हुई है वो विदाउट एंजाइम है, और जो आपकी पिंक वाली है वो विद एंजाइम है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो विदाउट एंजाइम वाली बताई हुई है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है काफी ज्यादा है, यानी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को कराने के लिए। लेकिन एंजाइम ने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया। अब अगर आप देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो काफी कम चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, तो एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट को आपने रट्टा मारना है कि कैसे काम करते हैं एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यहाँ पर जो टर्म्स आई ट्रांजिशन स्टेट वो पता होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो पता होना चाहिए, उसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। माइकलिस और मेंटन ये दो बंदे थे, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन करके। तो अगर मान लो कि एंजाइम काम कर रहा है, तो अगर आप उसमें और ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो तो क्या होगा, तो जो आपका रिएक्शन है, जो रेट है रिएक्शन का वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि एक्टिव साइट हैं जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो मान लो आपके वहां पर अभी जो एंजाइम है उनके पास बहुत सारी एक्टिव साइट अवेलेबल हैं, फ्री हैं, तो अभी जो आपका सबस्ट्रेट है वो आकर के बाइंड कर सकता है एंजाइम के साथ। तो वो सबस्ट्रेट आएगा बाइंड करेगा, तो जितने ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे तो उतना ज्यादा रिएक्शन भी जल्दी से होगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब एंजाइम के पास जितने भी एक्टिव साइट थी सबकी सब भर चुकी हैं, अब उसके पास और जगह नहीं है कि और ज्यादा एक्टिव सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करें, बिकॉज बाइंड के लिए एक्टिव साइट होती हैं और एक्टिव साइट जितनी थी अवेलेबल उन सब पे सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। तो क्या होगा, अगर आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, फर्स्टली तो ये जो आपको ग्राफ में दिख रहा है यहाँ पर जो है आप देखो, तो फर्स्टली ये जो आपको लाइन दिख रही है ऊपर जा रही है, मींस रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये लाइन पूरी सीधी हो गई, मींस अब इंक्रीज नहीं कर रहा है रिएक्शन का रेट। तो इधर जो है ये रिएक्शन का रेट बताया गया है, और इस वाली साइड में एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बताई गई है। तो अगर आपने सबस्ट्रेट को ऐड किया तो फर्स्टली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ये आपने याद रखना है, ऑन एडिंग सबस्ट्रेट फर्स्टली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, मतलब ना अब ज्यादा बढ़ेगी। तो क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो खाली नहीं है, इस वजह से, ये आपने याद रखना है। और जब रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ पर जो हमने बताया यहाँ पर मैक्सिमम रेट है, जब रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा उसको हम बोलते हैं वी मैक्स, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, जब रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट होगा। अगर आप इसी को हाफ करें, वी मैक्स का हाफ, तो वो से कि हमने यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएं तो ये उसका हाफ होगा, तो उसको हम लिखते हैं 1/2 वी मैक्स, यानी हाफ वी मैक्स। हाफ वी मैक्स का मतलब हो गया कि जब वेलोसिटी जो है वो हाफ हो, जैसे हमने कहा था वी मैक्स क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी, और 1/वी मैक्स हो गया जब वेलोसिटी जो है उसके हाफ हो, जो आपकी सबसे रेट का रिएक्शन जब सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट हो सकता था उसका हाफ, तो उसको वी मैक्स बोलते हैं। उसी को आप के एम भी बोलते हो, ये जो हमने के एम लिखा है यहाँ पर, तो के एम जो है दिस इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, इसको जो है माइकलिस कांस्टेंट भी कहा जाता है। और के एम जो है आप कहोगे के एम क्या हो गया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब उसकी वेलोसिटी हाफ हो, तो इसको आप कहोगे कि के एम क्या हो गया कि कंसंट्रेशन of substrate at which 50% enzyme bind to substrate, at which 50% enzyme bind to substrate, या इसको आप यूं भी कह सकते हो कि कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की जब जो आपकी वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ वी मैक्स है। तो ये आपको थोड़ा सा ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ये ग्राफ पता होना चाहिए
ये वी मैक्स कहाँ है, हाफ वी मैक्स क्या है, के एम क्या है, ये पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स हैं। वी मैक्स यानी जब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और हाफ वी मैक्स हो गया जब जो आपकी हाईएस्ट वेलोसिटी थी उससे हाफ होगी। मान लो अगर हम कहें हाईएस्ट जो है वो 100 था वी मैक्स, तो उसका जो के एम होगा वो 50 होगा, यानी उसी का हाफ वी मैक्स है जिसको आप के एम बोलते हो, तो वो 50 उसका हाफ हो गया। तो इस तरह से आपने ये थोड़ा देखना है। वहां पर आपको अगर इस तरह से दो ग्राफ दिखाए जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो ग्राफ को देख करके कि किसका के एम कम है किसका ज्यादा है, आपको हाफ करना आना चाहिए। और उसके अलावा जो आपका के एम है ये आपकी एफिनिटी भी बताता है। तो के एम, ये रटा मार लो, के एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। एफिनिटी हो गया कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए या सबस्ट्रेट के एंजाइम के लिए कितनी एफिनिटी है। यानी अगर एफिनिटी आपकी यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, मतलब अगर आपका एक बढ़ रहा है दूसरा कम होगा, यानी अगर के एम कम है तो इसका मतलब एफिनिटी ज्यादा होगी। तो अगर एफिनिटी ज्यादा है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये आप ध्यान रखोगे, एफिनिटी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी बाइंड करेगा, और अगर एफिनिटी कम है तो रिएक्शन स्लो होगी। और एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमने कहा के एम के, यानी अगर के एम किसी एंजाइम की ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। के एम ज्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। अब मान लो कि अगर कोई एंजाइम के ऊपर कोई और चीज, कोई और सब्सटेंस जो कि सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है वो आकर के एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाए, तो एंजाइम वहां पर जो है बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसको कहा जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि एक्टिव साइट के लिए compete करना, कि जो आपकी एक्टिव साइट थी उसके लिए ये क्या करते हैं, compete करते हैं दो कोई मॉलिक्यूल। दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो दिखने में सबस्ट्रेट के जैसा ही होगा, और वो आकर के क्या करेगा, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगा। तो अगर एक्टिव साइट के ऊपर कोई और सब्सटेंस बाइंड कर गया तो अब आपका एंजाइम आकर के वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसको कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। यानी कंपटीशन है किस किस के बीच में, आपके सबस्ट्रेट के बीच में और सबस्ट्रेट जैसे दिखने वाले किसी मॉलिक्यूल के बीच में। तो दूसरा आके बाइंड कर गया, आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इनहिबिशन हो गया। एक होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर compete तो नहीं करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, लेकिन कोई मॉलिक्यूल आकर के वो बाइंड करेगा किसी भी जगह एंजाइम के ऊपर अदर देन एक्टिव साइट। तो नॉन कम्पिटिटिव में क्या है कि सब्सटेंस बाइंड करेगा ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को छोड़ करके कहीं भी और वो आकर के बाइंड कर जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि जो अब आपका सबस्ट्रेट था वो आकर के एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इनहिबिशन हो गया। तो नॉन कम्पिटिटिव में भी कोई दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर रहा है आकर के एंजाइम पर, लेकिन कहाँ, एक्टिव साइट की जगह नहीं कहीं और। लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो आपका सबस्ट्रेट था अब वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, तो रुक जाएगा। और एक और यहाँ पर लास्ट टर्म आती है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है ये भी नॉन कम्पिटिटिव की ही टाइप का एक इनहिबिशन है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन में भी नॉन कम्पिटिटिव की तरह आपका जो सब्सटेंस है वो एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा एक्टिव साइट के अलावा। लेकिन यहाँ पर एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन ले आएगा, यानी जो एक्टिव साइट है उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो दिस इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो तीनों पता होने चाहिए। कम्पिटिटिव जिसमें कंपटीशन हो रहा है आपका सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के बीच में। नॉन कम्पिटिटिव जहां पर कंपटीशन तो नहीं है बट आपका जो सबस्ट्रेट, आपका सबस्ट्रेट के जैसा ही कह लो या कोई और मॉलिक्यूल जो है वो आकर के एंजाइम पे बाइंड करे और एंजाइम को रोक दे एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने से। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इन विच जो आपका सब्सटेंस है वो एंजाइम के ऊपर बाइंड करे और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दे और आपका देन सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ना बाइंड कर पाए। तो ये तीन तरह के इनहिबिशन है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आप याद रखोगे।